ऑसिलेशन हमने डेफिनेशन लिख ली थी। आज हमें शुरू करना है बच्चे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चे, अगर आपका कोई बॉब है, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, आपको पता है बॉब ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है। ये होती है बच्चे इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। और ये जो सबसे कोने वाली पोजीशन होती है, कॉर्नर वाली, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एक्सट्रीम पोजीशन। और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते थे बच्चे? एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन वाज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। अब अगर हम रास्ते में कोई ये सपोज ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जा रहे हैं, है ना, ये ऐसे जा रहा होगा कुछ। नाउ लेट अस कंसीडर अ पोजीशन इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज y, वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज y, ठीक है। इट्स ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो बच्चे, कोई भी मोशन एसएचएम तब कहलाता है जब उसमें एक फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे, हमेशा फिक्स है। जब उसमें एक फोर्स, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए, उसका मोशन किसी भी पोजीशन पे रहे, दैट नो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। एंड और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ऐसे ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट अगर पीछे, डिस्प्ले बॉडी ऐसे जा रही थी आगे की तरफ, है ना, बॉडी जा रही थी अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, लेकिन इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे अगर आप समझे, तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखिए बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर लिखिए सिंपल हार्मोनिक, इट इज अ हार्मोनिक मोशन इन विच, it is a harmonic motion in which restoring force is directly proportional to its displacement, is directly proportional to first power, is directly proportional to first power of displacement of its displacement, is directly proportional to first power of its displacement, and is directed to y की पावर 1 x, हाँ, नहीं, हाँ, इसका मतलब है खाली x की पावर 1, x स्क्वायर नहीं है। is directly proportional to first power of its displacement from the mean position। डिस्प्लेसमेंट कहां से बच्चे? फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो फोर्स है वो कहां लगनी चाहिए बच्चे? मीन पोजीशन की तरफ। एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगनी चाहिए। जैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिखते हैं? माइनस वाई। यहाँ पर हम लिखते क्या है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है। बच्चे द हार्मोनिक, एसएचएम की डेफिनेशन है द हार्मोनिक मोशन इन विच, द हार्मोनिक मोशन इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
in which the restoring force is directly proportional to first power of displacement from the mean position is directly proportional to first power of displacement from the mean position and is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position. F is directly proportional to माइनस वाई और F इज इक्वल टू माइनस के वाई. ठीक है, यहाँ पर K को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं. F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई. तो दो कंडीशन हो गई एसएचएम की. हमने दो कंडीशन पढ़ ली बच्चे, एक या तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस वाई के या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस वाई के. स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस फैक्टर बच्चे, स्टिफनेस फैक्टर. हो गया. जैसे अगर हम समझे कि एसएचएम होता है क्या है, देखिए बच्चे, आप एक पेंडुलम को पढ़िए, ये मीन पोजीशन है, ये रास्ते में कहीं अभी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, वाई डिस्प्लेसमेंट कर चुका है. इट विल एक्सपीरियंस अ mg फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चे. दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. तो हेयर mg sin थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स है. हेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज F इज इक्वल टू mg sin थीटा. रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस हम अपने आप लगा देते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस हम अपने आप लगा देते हैं. अगर रीस्टोरिंग वर्ड आता है ना तो माइनस हम वहां पर अपने आप लगा सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस वर्ड हम अपने आप लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई. फोर्स माइनस वाई पर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये मोशन नॉट एसएचएम. मोशन इज नॉट एसएचएम. ये इट्स हार्मोनिक मोशन ओनली. इट्स हार्मोनिक मोशन ओनली. ये हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्स माइनस वाई पे डिपेंडेंट आनी चाहिए. इसमें कहीं वाई आया ही नहीं. लेकिन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इसी में स्पेशल केस आ जाता है. अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा एंगल है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन,
ये वाई हो गया बच्चे, मीन पोजीशन से ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहता है इसके, है ना। तो यहां से अगर सिमिलर, अगर थीटा बहुत छोटा है तो इसी में साइन थीटा की वैल्यू, ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, रिस्टोरिंग फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया था बच्चे, माइनस एम जी साइन थीटा। हम्म साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देखो, साइन थीटा अब नियरली, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन इसकी लेंथ एल है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई बाय एल, है ना। साइन थीटा नियरली किसके बराबर हो जाएगा, वाई बाय एल के। मतलब ये एक assumption क्यों है, क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री नहीं रहेगा, ये एंगल वेरिएबल होगा, ये एंगल अलग अलग होगा, लेकिन अगर छोटा एंगल होता है तो हम इस एंगल को ऑलमोस्ट 90 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू वाई बाय एल, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई बाय एल। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, तो मोशन ऐसे चम हो गया। मतलब पेंडुलम का मोशन अगर छोटे एंगल पे चल रहा है तो सिंपल हार्मोनिक है, अदरवाइज खाली हार्मोनिक है। यहां पर आपने देखा ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया माइनस वाई के। तो पेंडुलम का मोशन फॉर लार्ज एंगल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम का मोशन फॉर स्मॉल एंगल इज द हार्मोनिक मोशन, इज द हार्मोनिक मोशन। लिखिए बच्चे, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चे अभी हमने पढ़ी पहली, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, या फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, है ना। ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर ये रोटेशनल मोशन होता तो फोर्स का अल्टरनेटिव क्या होता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। ये भी एक ऐसे की कंडीशन है। अगर लीनियर मोशन ना पढ़कर, अगर मैं यहां पर बॉडी गोल घूम रही थी ना, अगर मैं यहां पर रोटेशनल मोशन पढ़ता तो एफ, तो फोर्स की जगह क्या आ सकता है बच्चे, टॉर्क। यहां पर हमने पढ़ा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यहां पर आता है अल्फा, गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर एक कांस्टेंट था के, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, जो किसके बराबर होती है, सेम यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थर्ड, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0।
रोटेशनल में डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर आप इन छहों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर देते हो, अगर आप इन छह में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर देते हो तो मोशन एसएचएम है। इन छह की छह में से अगर आप कुछ भी करके एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर आप प्रूव कर सकते हो तो मोशन कैसा बन जाएगा बच्चे? एसएचएम। अदरवाइज और कोई कंडीशन एसएचएम प्रूव करने की नहीं होती। बस यहां पर जो के है वो होता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास एम है यहां पर मास, यहां पर जो के है वो है आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों जगह के अलग अलग है। टॉर्क इजिकल टू माइनस के थीटा में के अलग होता है, एफ इजिकल टू माइनस के वाई में के अलग होता है। दोनों जगह के अलग अलग होता है। Show that if a particle has displacement, y is equal to a sin omega t, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एंगल है, ये पूरा क्या है? एंगल। देन इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है ए साइन ओमेगा टी। वी होता है बच्चे डीएस बाई डी टी, यहां पर डी वाई बाई डी टी, यहां पर क्या हो गया बच्चे? डी वाई बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। बच्चे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन टू थीटा is 2 cos 2 theta, 2 cos 2 theta. Derivative of cos theta is minus sin theta. Derivative of cos of 2 theta is minus cos 2 theta. Minus 2 cos, मतलब जो एंगल है वो बाहर आ जाता है, जो एंगल के साथ वैल्यू है वो बाहर आ जाती है। ये होता है माइनस 2 cos 2 थीटा, माइनस 2 cos 2 थीटा। यहां भी यही होगा बच्चे, इसका डेरिवेटिव आएगा ए साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या है? 2 cos 2 थीटा। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे, यहां पर आ जाएगा बच्चे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसमें। ए होता है डीवी बाई डी टी, एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए ओमेगा कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, ओ साइन ओमेगा टी, है ना? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ए साइन ओमेगा टी मेरा वाई था,
minus omega square y. Which condition is proved here? Second condition. A direct is equal to minus omega square y. तो यानी कि अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो डेफिनेटली एसएचएम कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ आ गया बच्चे सेकंड वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? हाँ, लिखिए बच्चे फेज। फेज बच्चे y इज इक्वल टू मैं कहता हूं 3 साइन 2 पाई टी, या y इज इक्वल टू कोई भी चीज है साइन y इज इक्वल टू साइन 30 एंड y इज इक्वल टू साइन 210। y is equal to sin 30 and y is equal to sin 210। ठीक है, तो बच्चे ये आंसर होगा नेगेटिव और ये आंसर होगा पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं फेज। ये जो साइन और कॉस के एंगल होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं बच्चे? फेज। ये बताते हैं कि जो टर्म है वो पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। फेज बेसिकली क्या बताता है बच्चे? पोजीशन। फेज एक्चुअली आपको क्या बताता है? एक्सप्रेसिव लिखो बच्चे फेज। वैसे बेसिकली मैथमेटिक्स में जो टर्म एंगल होती है वो फिजिक्स में फेज बन गई है। वो फिजिक्स में क्या बन गई है बच्चे? फेज। जैसे यहां पर फेज था ओमेगा टी, यहां पर फेज क्या था बच्चे? ओमेगा टी। तो लिखिए बच्चे फेज क्या होता है? फेज इज द क्वांटिटी दैट एट एनी पॉइंट, फेज इज द क्वांटिटी that at any instant determine the position and direction of vibration of particle, that at any time determine the
position and vibration of particle, position and vibration of particle, that at any time determine the direction of vibration of particle. तो बच्चे अगर आपके पास कहीं लिखा दिख जाए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, तो यहां पर ये तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की, ठीक है। ए क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे? एम्पलीट्यूड, ठीक है। कि जैसे ये पेंडुलम था, ये यहां से यहां तक मैक्सिमम जा रहा था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो कहलाएगी एम्पलीट्यूड, लेकिन रास्ते में अगर किसी पोजीशन पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। रास्ते में अगर किसी और पोजीशन पर तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इस पूरे एंगल को बोलते हैं फेज। इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं? फेज। जो टर्म टी के साथ होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो टर्म टी के साथ होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे। Find the phase difference between the two particles executing as a CHEM. Find the phase difference in two particles executing as a CHEM. हाँ, आपको दो इक्वेशन दे रखी है। हाँ, 314t प्लस 5/4 एंड y2 इज इक्वल टू 3 sin 314t प्लस 5/4। फेज डिफरेंस, फेज था एंगल, तो फेज डिफरेंस को सपोज 5 मान लेते हैं। फेज डिफरेंस कुछ तो होगा, या फेज डिफरेंस क्या होगा? पहले का फेज, ये क्या होगा? दूसरे का फेज माइनस में पहले का फेज, तो ये आ जाएगा 314t प्लस 5/3 माइनस 314t प्लस 5/4। 5/3 माइनस 5/4 12, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई/12। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे? पाई/12। हाँ, नहीं नहीं, खाली पाई/12। एंगल की दूरी, इन दोनों के बीच में एंगल। लिखिए बच्चे, SHN एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन।
SHM as projection of hello गुड आफ्टरनून क्यों सर काम करने दो हाँ बच्चे SHM as projection of circular motion, as projection of सर्कुलर मोशन। देखो बच्चे, अब आप सब समझो पेंडुलम ऐसे नाच रहा है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन। आप इसको इक्विवेलेंट मान लो सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में तो ऐसे ही होता है, ये मीन पोजीशन, पहले बॉडी मीन से एक्सट्रीम गई, मीन से एक्सट्रीम गई, एक्सट्रीम से वापस मीन आ गई, एक्सट्रीम से वापस मीन आ गई, मीन से दूसरे एक्सट्रीम चली गई, मीन से दूसरे एक्सट्रीम चली गई, एक्सट्रीम से वापस मीन आ गई। बात तो इक्को ही है, यस और नो। एसएचएम और सर्कुलर मोशन में एक ही तो चीज हो रही है, बॉडी मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। एसएचएम में और सर्कुलर मोशन में दोनों में सेम ही बात हो रही है। अब सपोज ये कोई रैंडम पोजीशन है, ये इसका एम्पलीट्यूड ए, जो मैक्सिमम दूरी हो सकती है वो एम्पलीट्यूड हो सकता है ए। यहां पर जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। सपोज टाइम 0 पे पार्टिकल यहां था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल इतना एंगल कवर कर गया। इनिशियली जो पार्टिकल था वो 0 पे था, कुछ टाइम हुआ और पार्टिकल यहां से यहां चला गया, इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा इजिकल टू ओमेगा टी, थीटा इजिकल टू ओमेगा टी। भाई वाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी थीटा था ना, एंगल था ना, तो इसने कितना एंगल कवर किया बच्चे, ओमेगा टी। तो इसकी एक्स एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। व्हाट कैन यू राइट अबाउट द डिस्प्लेस एक्स? अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी cos omega t is x upon a and sin omega t is y upon a। तो y is equal to a sin omega t, x is equal to a cos omega t। y की वैल्यू कितनी है बच्चे, a sin omega t, x की वैल्यू कितनी है बच्चे, a cos omega t। x is the displacement in x axis, y is the displacement in y axis। x की वैल्यू है a cos omega t, y की वैल्यू कितनी है बच्चे, a sin omega t। तो सर्कुलर मोशन और एसएचएम में थोड़ा अंतर है। सर्कुलर मोशन में देखो सर, अगर हमारे पास दो इक्वेशन आई, इनमें से एनी वन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन पढ़े, एनी वन इक्वेशन, तो एसएचएम। अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ पढ़े, बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो सर्कुलर मोशन। एसएचएम और सर्कुलर मोशन में एक ही अंतर है कि यहां पर या तो ये पढ़ा जाएगा या ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। एसएचएम में अगर मैं दोनों इक्वेशन को पढ़ूंगा तो इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैं दोनों को एक साथ पढ़ूंगा, और ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, या तो आप खाली एक्स एक्सिस के मोशन को पढ़ो या खाली वाई एक्सिस के मोशन को पढ़ो, तो सर्कुलर मोशन एसएचएम बनता है। अगर आप दोनों का एक साथ पढ़ोगे तो सर्कुलर मोशन बन जाएगा। तो इसीलिए एसएचएम इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन नहीं लिखा, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन लिखा है कि एसएचएम एक तरीके का सर्कुलर मोशन है, लेकिन एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं है। एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, जबकि इसमें या तो एक्स पढ़ना होता है या वाई पढ़ना होता है। तो अभी तक देखा आपने, इक्वेशन क्या दी थी मैंने आपको पहले, y1 y2,
किसी के एक्स के बारे में बात नहीं करी। जहां भी मैं एसएचएम वर्ड पढ़ रहा हूं वहां या तो मैं खाली वाई को पढ़ूंगा या खाली एक्स को पढ़ूंगा, दोनों नहीं पढ़ सकता। अगर दोनों को एक साथ पढ़ने लगूंगा तो वो एसएचएम ना होके सर्कुलर मोशन बन जाएगा। हो गया बच्चे? हो गया बच्चे नोट? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच find the minimum time in which the displacement of particle become half of the maximum value। y इक्वल टू दे रखा है 3 sin 5t प्लस पाई बाय 4। एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसएचएम कर रहा है। आपको निकालना है फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर हम सर्कुलर मोशन से करते हैं तो डिफरेंशिएट क्यों करना है? देखो पहले पार्टिकल जब टाइम जीरो है, नहीं जब टाइम जीरो है तो पोजीशन क्या है? पाई बाय 4। आप देखोगे टाइम जीरो डाल दो इसमें तो एंगल कितना आएगा? पाई बाय 4। टाइम जीरो पे पार्टिकल यहां पर है ए पोजीशन पे। टाइम जीरो पे पार्टिकल यहां पर है ए पोजीशन पे, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो एंगल कितना आएगा बच्चे? पाई बाय 4। उसे लेके कहां जाना है? ये एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 3। मुझे लेके कहां जाना है? 3/2। 3/2 का होता है 30 डिग्री पर।
भाई साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पर। साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 जो है वो हाफ होता है। मैं चाहता हूं ये π/4 से हटकर π/3 पे चली जाए, π/6 पे चली जाए, हाँ या ना? यही तो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो ए पोजीशन से मूव करके बी पोजीशन पे चला जाए। ए पोजीशन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मुझे नहीं पता, लेकिन बी पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू की आधी होनी चाहिए। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 3, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चे? 3/2। और हाफ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? यहाँ पर साइन एक्स का फंक्शन चल रहा है ना, साइन एक्स की वैल्यू हाफ 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पर। मतलब 30 डिग्री पर आ जाए मेरा एंगल, 45 से 30 डिग्री पर आ जाए। 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, है ना? तो कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? ये थीटा की थीटा π/4 माइनस π/6, इतना इतना एंगल कवर करना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 12, 3π माइनस 2π, थीटा इज इक्वल टू आ गया π/12। थीटा होता है कितना बच्चे? ओमेगा टी। इक्वेशन क्या होती है भाई की? ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चे जो टी के साथ होता है वही ओमेगा होता है। इस क्वेश्चन में ओमेगा 5 है। 5t इज इक्वल टू π/12। जो इक्वेशन में टी के साथ लिखा होता है वो ओमेगा होता है। तो टी का वैल्यू आ गया π/60 सेकेंड। देखो बच्चे क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3 साइन 5t माइनस प्लस π/4। रिक्वायर्ड है y इज इक्वल टू 3/2। तो आपने इसी इक्वेशन में y को 3/2 डाल दिया। 3 साइन 5t प्लस π/4। ठीक है, तो 3/2 3 से 3 कट गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन 5t प्लस π/4। मतलब π/3 साइन π/3 इज इक्वल टू साइन 5t प्लस π/4। π/3 इज इक्वल टू 5t प्लस π/4। π/3 माइनस π/4 इज इक्वल टू 5t माइनस π/12 इज इक्वल टू 5t, t इज इक्वल टू माइनस π/60। ये टाइम नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी आगे ना जाके वापस आई होगी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट बॉडी हैज टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉडी हैज टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। एक तरीका तो ये है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके उल्टे जानी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है? आप ये सर्कुलर मोशन से करिए। सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है अभी कहीं पर है, जब टाइम 0 है स्टार्टिंग में, अगर मैं टाइम को 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू आएगा साइन 3 साइन π/4। मतलब बॉडी जो है वो π/4 एंगल पर है, π/4 एंगल पर है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है y इज इक्वल टू 3/2, डिस्प्लेसमेंट जो है 3/2 हो जाए। तो 3/2 वैल्यू का मतलब 3 का आधा, 1/2 वैल्यू आती है बच्चे 30 डिग्री पर। कोई भी वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पर। क्या लिख दिया मैंने? कहां पर आगे π/6? हाँ साइन π/6, हाँ π/6 आएगा ये। ठीक है, लेकिन आंसर यही आएगा। y का वैल्यू 3/2 आएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 3 साइन 5t। अब यानी कि उसे ए पोजीशन से बी पोजीशन उल्टा आना पड़ेगा। अगर उसे डिस्प्लेसमेंट आधी करनी है मिनिमम टाइम में। एक तरीका तो ये था कि ये घूम के यहां से यहां चला जाए,
दो तरीके हैं ना कि या तो वो ए से B1 पोजीशन पे चला जाए या ए से B2 पोजीशन पे चला जाए। देर आर टू मेथड्स, या तो वो ऐसे ए से B2 पोजीशन पे चला जाए या ए से B1 पोजीशन पे चला जाए, दोनों ही पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 3/2 होगी। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम ए से B1 जाने में लगेगा, ए से B2 जाने में लगेगा, ए से B1 जाने में। तो आपको ये वाला एंगल देखना है, ये थीटा, ये थीटा कितना आएगा, π/6 माइनस π/4 माइनस π/6, π/12, π/4 माइनस π/6 कितना होता है बच्चे, π/12। अब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, जो टी के साथ लिखा होता है क्वेश्चन में, 5t इज इक्वल टू π/12। जो थीटा हमेशा होता है ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, जो टी के साथ लिखा होता है, टी इज इक्वल टू π/60। क्योंकि डायरेक्शन मैंने फिगर में देख ली ना कि मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा। अरे बच्चे सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता दो। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन आस्क। हाँ भाई गगनदीप क्लियर है, अदिति, गगनदीप अदिति क्लियर। व्हाट अबाउट अदिति, मयन, मैंने तो बोल दिया, मोहित, सायांश, देखो बच्चे एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मिनिमम टाइम, find the minimum time after which the two particles, find the minimum time after which the two particles executing SHM will meet. Find the minimum time after which the two particles executing SHM will meet. उनकी इक्वेशन दे रखी है y1 is equal to 3 sin, y1 is equal to 3 sin 60 plus π/3, 3 sin 60 plus π/3 and y2 is equal to 3 sin 90 plus 2 π/3। अब देखिए बच्चे, आप क्या करिए, आप टाइम इज इक्वल टू 0 पे देखिए,
y1 कहां पर है, π/3 एंगल पर, y2 कहां पर है, 2π/3 पर, अगर टाइम 0 है। एक पार्टिकल है π/3 एंगल पर, फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल है 120 डिग्री के एंगल पर, 2π/3। मिनिमम टाइम में मीट करना है, तो मिनिमम टाइम में मीट करने का मतलब क्या है, सेकेंड वाला पार्टिकल इधर भागे, फर्स्ट वाला पार्टिकल इधर भागे, तभी मिनिमम टाइम में मीट करेंगे। अब सपोज करो वो यहां कहीं मीट कर गए, सपोज कर रहा हूं यहां कहीं मीट कर गए, ठीक है। इसने जो एंगल कवर किया वो θ2, इसने जो एंगल कवर किया θ1, दोनों का सम कितना है, थीटा। इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी है, ये पूरा एंगल 2π/3 है और ये बचा हुआ π/3 है, तो थीटा यहां पर है 2π/3 माइनस π/3 मतलब π/3। फिगर में देखोगे तो थीटा किसके बराबर होगा, θ2 प्लस θ1 इजिकल टू π/3। थीटा होता है बच्चे ओमेगा टी। अब सेकंड वाले की ओमेगा 9 है, यानी कि 90 प्लस फर्स्ट वाले का ओमेगा 60 है, 60 इजिकल टू π/3, 15t इजिकल टू π/3, टाइम इजिकल टू π/45 सेकेंड। हो गया बच्चे। हेलो, इज इट डन बच्चे। जिनका हो गया दे कैन लीव। ओके